एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। यह वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आज हम इस वीडियो में वह सब क्वेश्चन जो कवर करेंगे जिससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इस वीडियो सीरीज़ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे संविधान के कौन से भाग में बताया गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? भाग नंबर 15। क्या आ जाएगा? भाग नंबर 15। आगे देखते हैं। आगे है, इसे भारत के आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 324 से 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन, यानी इसे इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय पूछे पेपर में तो आंसर क्या आ जाएगा? नई दिल्ली। तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में 17वें लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था प्रत्येक स्टेट में, हेल्पलाइन नंबर। तो वो क्या था? तो वो था 1950। क्या था? 1950। आगे देखते हैं। आगे है नियुक्ति। तो नियुक्ति से बात करते हैं। तो जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसे शपथ कौन दिलवाएगा, यानी उसे ओथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और ये हमारे भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति भी हैं। तो शपथ के बारे में जैसा कि हमें पता है कि अनुसूची हमारे भारत देश में संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें तीसरे भाग में बताया गया है शपथ के बारे में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, श, प और थ, 3 ही अक्षर बने हैं और इन तीनों से कौन सा हो जाएगा? भाग नंबर 3, जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में भी। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके वेतन से। तो इनका वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। किसके समान होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, जिसे भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि संचित निधि क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड होता है। ये क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें से इन्हें इनका वेतन दिया जाता है। ठीक है। और ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है? 266 में, यानी 266। आगे देखते हैं। बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये हमारा CEC है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और नीचे जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी के साथ कौन है? अशोक लवासा जी हैं और सुशील चंद्र जी हैं। तो इनका तो जो कार्यकाल होगा वो होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। वहीं हम बात करते हैं अन्य की, तो अन्य का कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 ईयर्स। कितना होगा? 62 ईयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे नोट करिएगा। आगे देखते हैं। बात करते हैं निर्वाचन आयोग का कार्य। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा उसका क्या कार्य होगा? तो जो स्टेट में विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, विधान परिषद के इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों को करवाना बिल्कुल फेयर तरीके से। आगे देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। चुनावों की तारीख निकालना। तो चुनावों की तारीख कौन निकालता है? चीफ इलेक्शन कमीशन। आगे देखते हैं। चुनाव खर्चों की
निगरानी रखना। तो जो भी प्रत्याशी ने नामांकन किया है अपना चुनाव में, तो उनकी खर्चों पर निगरानी चीफ इलेक्शन कमीशन ही रखता है। आगे देखते हैं, निर्वाचन सूची तैयार करना। क्या? निर्वाचन सूची तैयार करना। आगे देखते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? आचार संहिता लगाना एवं उसका पालन करवाना। तो जब हमारे चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो आचार संहिता लगाई जाती है, तो उसका पालन करवाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आगे देखते हैं, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों को आवंटित करना, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अक्सर पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता, तो ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको याद करने में। आगे देखते हैं, आगे जाने से पहले मैंने एक नोट डाला है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस, विधान परिषद के जो इलेक्शंस, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं, वो कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील एवं जिला परिषद की सत्ता संबंधित के इलेक्शन कौन करवाता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग। हालांकि मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है और जो नेशनल कमिश्नरी होती है, वो दोनों अलग अलग होती है, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। आगे देखते हैं, आगे मैंने टॉपिक डाला है प्रथम बार, यानी 1950 25 जनवरी को जब हमारा सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सुकुमार सेन। कौन बने थे? सुकुमार सेन। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आंसर क्या आ जाएगा? वीएस रमा देवी। क्या आ जाएगा? वीएस रमा देवी। हालांकि ये कम समय के लिए बनी थी, लेकिन भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पेपर में आता है तो आंसर क्या आ जाएगा? वीएस रमा देवी। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रथम बार कब प्राप्त हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1950 में। तो 1951 से 51-52 में प्रथम बार आम चुनाव हुए थे, जिसे हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शन। आगे देखते हैं, मैंने आपसे ऊपर बात की थी कि अनुच्छेद नंबर 324 से 329 में जो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। ये कहता है कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था होगी। ठीक है, क्यों होगी? अभी 17वें लोकसभा चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? 17वें लोकसभा चुनाव हुए थे। तो पश्चिम बंगाल में एक चुनाव रोड शो के दौरान हिंसा हो गई थी, जहां पर आगजनी हुई, काफ़ी लोग मारे भी गए थे, जिससे चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल करते हुए सभी चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी। ऐसा भारत में पहली बार हुआ। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठेंगे, इसीलिए इस नोट को इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 325। इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो जो मैंने बोल्ड किया है केवल उसे ही आप ध्यान रखिएगा। बेहद आसान भाषा में है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ख़ास तौर से, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमारे आम लोगों से ही जुड़ा है। जैसे आर्टिकल नंबर 326, इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यही अनुच्छेद हमारा
मताधिकार यानी हमारे वोटिंग राइट्स के बारे में बताता है। मुझे उम्मीद है आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। परंतु यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या है? यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी ये मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसे है? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर मेंशन्ड है? हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 327, विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति संसद के पास होगी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 328, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की इस विधानमंडल की शक्ति। तो विधानमंडल की शक्ति आप समझ गए होंगे, और विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन के संबंध में जो चीज़ होगी वो किसके पास होगी? शक्ति संसद के पास होगी। मुझे उम्मीद है ये कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बेहद आसान भाषा में मैंने इसे ट्रांसलेट करके लिखा है। आइए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद नंबर 329। ये इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन, जैसे हमें पता है कि 17वें लोकसभा चुनाव 2019 में ही संपन्न हुए हैं, और अभी जैसे ही हमारे कोरोना वायरस की महामारी के बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इलेक्शन से संबंधित कोई ना कोई हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 329। आइए समझते हैं। तो चुनाव संबंधित अगर कोई इशू है तो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें लगेगी कि ये लीगल नहीं है प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे उनसे इन्फॉर्मेशन मांग भी सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्य। तो भारत में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। कब हुए थे? 1951-52 में। उस समय से लेकर के 10 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्य यानी कि सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करते थे। केवल उस समय पर सीईसी ही थे, इनके साथ अन्य जो पर्सन थे यानी इलेक्शन कमिश्नर थे वो नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु कुछ समय के लिए इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके कुछ समय के बाद इसे दोबारा एकल सदस्य बना दिया गया। तो एक बार उसे 1 से 3 कर दिया गया था और वापस फिर 3 से 1 कर दिया गया, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 यानी कि 1993 से दोबारा कितना कर दिया था? टोटल 3 मेंबर्स का बॉडी बना दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कब बनाई थी? 1 अक्टूबर 1993 से लेकर के वर्तमान तक 3 सदस्य निकाय हैं। आगे देखते हैं। आगे है, वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो 23वें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कौन से नंबर के हैं? ये कब बने? तो 2 दिसंबर 2018 को बने। तो इनके साथ जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो वर्तमान में कौन है? अशोक लवासा जी हैं और सुशील चंद्र जी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे देखते हैं। मतदान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इसीलिए मेंशन करा है यहाँ पर, क्योंकि वर्ष 1988 तक अनुच्छेद 326 मैंने इसीलिए आपको बताया था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह कहता था कि वोट देने की जो न्यूनतम उम्र होगी यानी जो कम से कम आयु होगी वो कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। परंतु 61वें संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम का तो फेवरेट क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार आता है, के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। और ये लागू कब हुआ? तो 1989 में, अगले ही वर्ष। तो आप इससे एक चीज़ समझ गए होंगे कि 1989 में जो 1 से 3 बॉडी बना दी गई थी वो क्यों बढ़ा दी गई थी? क्योंकि वोटर्स की संख्या
बढ़ गई थी। तो एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल सीईसी है वो कैसे इतने सारे वोटर्स को हैंडल करेगा। आगे देखते हैं। आगे मैंने टॉपिक डाला है स्याही यानी इंक। तो चुनाव में अपना मत डालने के बाद जो स्याही का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। पेपर में आ जाए उसका केमिकल फॉर्मूले से काफ़ी बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है, सिल्वर नाइट्रेट ना लिखते हुए वो केमिकल फॉर्मूला दे देता है। तो बेहद आसान है, AgNO3, यानी जो सिल्वर होता है उसे हम Ag कहते हैं और नाइट्रेट है तो NO3। आगे देखते हैं। चुनाव आयोग से संबंधित बनाई गई महत्वपूर्ण समितियां। तो यह पेपर में काफ़ी बार भी आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण 3 समिति है। याद कैसे करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है जयप्रकाश नारायण समिति, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आप लिख लीजिएगा तारकोंडे कमेटी। ठीक है। तो ये कमेटी कब बनी थी? 1975 में। तो इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि काफ़ी बार इस बार एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक सेट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इन्होंने क्या चीज़ें रिकमेंड की थी। तो पहली चीज़ जो इन्होंने रिकमेंड की थी वो ये की थी कि इलेक्शन कमीशन शुड बी 3 मेंबर बॉडी, यानी त्रिसदनीय निकाय होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, एक वोटिंग अधिकार जो हमें देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाता है गोस्वामी समिति। क्या आ जाता है? गोस्वामी समिति। तो इसके पूरा नाम देख लेते हैं क्योंकि इसके जो हेड थे वो थे दिनेश गोस्वामी जी। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। तो इसका संबंध भी किससे है? इलेक्शन फॉर्म से है। किससे है? इलेक्शन फॉर्म से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इंद्रजीत समिति। तो इंद्रजीत कमेटी क्या कहता है? टू अरेंज पब्लिक फंड्स फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस। क्या? टू अरेंज पब्लिक फंड्स फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी इलेक्शन में जो होने वाले खर्चों के बारे में जो बताया गया था वो इंद्रजीत कमेटी के द्वारा सुझाव दिया गया था। तो रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं अब हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिमूवल प्रोसेस और जो इनकी सैलरी होती है वो किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। तो रिमूवल प्रोसेस भी इन दोनों का क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको 2 प्रमुख कारणों के कारण हटाया जा सकता है। सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रमुख कारण कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। पहला है दुराचार और दूसरा है अक्षमता। दुराचार यानी मिसबिहेवियर और अक्षमता का मतलब होता है इनकैपेसिटी। आगे देखते हैं। दोनों सदनों में यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। परंतु जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं, जैसे वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्र जी और अशोक लवासा जी। अगर सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इनके दोनों सपोज कीजिएगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अशोक लवासा जी और सुशील चंद्र जी। अगर सीईसी को लगता है कि ये दोनों
मेरे मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो सीईसी का पूरा हक है कि ये राष्ट्रपति को कह सकता है कि मुझे इन दोनों को नहीं रखना, तो राष्ट्रपति इनकी रिकमेंडेशन पे क्या करेंगे, इन दोनों को हटा सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट को दोबारा से मैं बता देता हूँ। वहीं अन्य 2 चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के राष्ट्रपति को सिफारिश करने पर हटाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।